So good afternoon everyone. Good afternoon everyone. That's good. ऑनलाइन वालों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. कल हम लोगों ने EIS का एक इंट्रोडक्शन देखा था, है ना? बड़ा प्लीज आवाज नहीं, है ना? यस्टरडे वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ EIS, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि EIS में 5 चैप्टर है और हम किस तरीके से पढ़ेंगे. आई होप आप लोग आज एक मॉड्यूल लेकर आए हो. बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार निकाला होगा, है ना? एंड कॉपी मेंटेन करने की इच्छा है ना? ठीक है, चलिए. सो दोस्तों, मैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं. हर बार मैं चैप्टर 3 पहले पढ़ाता था, लेकिन इस बार मैं चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा. आई डोंट नो व्हाई, इच्छा यहां से हुई तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. बस बेटा आवाज नहीं प्लीज, अब फटाफट सेटल हो जाओ, है ना गाइस, प्लीज. ठीक है. चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ना 100-150 पेजेस इज इनफ. इतने में आपका पूरा EIS आ जाएगा. मैं यहां पर कॉपी जो बनवाऊंगा उसमें सिर्फ चार्ट्स बनाएंगे अपन, है ना? ऐसा डिक्टेशन नहीं होगा कि है. कल से क्या मतलब आज कहीं पे भी किसी और कॉपी के पीछे लिख लो या किसी पेज पे लिख लो, जाके पेस्ट कर लेना, क्या दिक्कत है? नॉर्मल सी बात है. चलो अब सुनना दोस्तों, यहां पर एवरीवन प्लीज, अब एक सेकेंड, लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू एवरीवन. अरे इधर आराम से, देवियो इधर सुनो. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में टॉपिक्स क्या है ना? एक बात याद रखनी है. तो हम कभी भी आंसर्स पे बाद में कूदेंगे, टॉपिक के अंदर बाद में जाएंगे. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज देयर इन द चैप्टर. तो ये चैप्टर में 2 पार्ट है ना? दिस चैप्टर हैज 2 पार्ट्स. पहला जो पार्ट है वो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का है, जहां पर आपको बताया जाएगा व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज एम कॉमर्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स. ये सारी बातें यहां पर सिखाई जाएगी. एंड सेकेंड पार्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. बड़ा प्लीज अब आवाज नहीं, है ना? यहां पर इस चैप्टर में 2 टॉपिक रहने वाले हैं, जहां पर आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज ई कॉमर्स, है ना? आई थिंक यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को पता होगा ई कॉमर्स क्या होता है. व्हेन यू बाय सेल, व्हेन यू पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ई कॉमर्स. एम कॉमर्स सब मोबाइल डिवाइस के थ्रू करोगे तो क्या हो जाएगा? एम कॉमर्स. इफ आई डू ई कॉमर्स तो मैं CPU का यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक जगह फिक्स होकर क्या करने वाला हूं, काम करने वाला हूं. एंड एम कॉमर्स व्हेन यू डू इट विद योर मोबाइल फोन, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम कॉमर्स. एंड सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रहेगा. अब ट्रेंड ये देखा गया है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन आता है. ई कॉमर्स, एम कॉमर्स कम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, लेकिन चांसेस कम है. और आता भी तो इतना इजी होता है कि स्टूडेंट्स कोई भी लिख सकते. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द कस्टमर, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द ई कॉमर्स. तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं. तो उनका जो फोकस होता है वो क्या होता है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे होता है. इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी मैं कहां से करने वाला हूं दोस्तों? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से. इस टॉपिक में आपको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने के लिए मिलेगा. ये बुक काफी पहले लिखी गई थी, तो ये उस जमाने में इमर्जिंग हुआ करती थी, लेकिन हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी क्या हो, पता हो, तो आप बोलोगे सर ये क्या इमर्जिंग है. लेकिन अब ठीक है, और सिलेबस में धीरे धीरे नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं. लेकिन हाँ, कुछ जैसे क्रिप्टोस के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वो सब आएगा तो वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से. सी, बिना बुक उठाए हम एक दिन ऐसा करेंगे कि पूरा फर्स्ट डे से लेकर इस चैप्टर में 16-17 दिन लगते हैं. 16-17 दिन तक का आप पूरा एक साथ बोल सकते हो. बस करना क्या है, फोर्थ अपने को याद रखना है कि चैप्टर में 2 पार्ट है. 2 पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या चालू कर रहे हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. नाउ
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ना है उसका भी एक बार अपन चार्ट बना लेते हैं, फिर एक एक टेक्नोलॉजी को पढ़कर खत्म करते रहेंगे। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए, आप एक बार सिर्फ यहां पर देख लीजिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो आपको पहली टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो हम पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो रहेगी बायोड। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज बायोड, है ना, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, है ना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज, इससे यहां से पढ़ना चालू करेंगे। देन अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, वो रहेगा आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक हमें पढ़ना है बायोड, एक हमें पढ़ना है आयोड। अब सी इस टॉपिक के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस, जैसे बायोड के अंदर 2-3 क्वेश्चन होंगे, आईओटी के अंदर क्या होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे। मेरा हमेशा इंटेंशन होता है आपको चीजें याद करनी है ना, तो थ्योरी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ उठा के रीड करना स्टार्ट कर देते, पहले पे से पढ़ना चालू कर दिया, दूसरे पे, तीसरे पे, उनके माइंड में एक इमेज नहीं होती है। और जब तक आप किसी चीज की इमेज क्रिएट नहीं करोगे तो वो चीज आपके माइंड में बैठेगी नहीं। हमें यहाँ समझना है, लेकिन साथ में क्या करना है, याद भी करना है। सी फिर थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कंप्यूटर का क्या करना, यूज करना, दैट इज व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ ग्रिड क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में, लेंथी टॉपिक भी रहेगा ग्रिड कंप्यूटिंग। देन एक और एक टेक्नोलॉजी रहेगी दोस्तों, दैट इज क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग। वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर हियर। देन यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा एआई। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ एक पेज है ना, इट्स नॉट दी कंप्लीट। अब ऐसे तो एआई अपने आप में ही एक बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, एक पेज। और ये चैप्टर मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसमें क्या है कि बायोड पढ़ा, बायोड पढ़ के खत्म, आईओटी पढ़ा, आईओटी द डिफरेंट टॉपिक, रोज आपको कुछ ना कुछ नया नया टॉपिक मिलते रहेगा, तो आपको मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। एआई, एआई के बाद दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार, इस अटेम्प्ट में आ जाएगा क्वेश्चन, आप देखना, इस अटेम्प्ट में ब्लॉकचेन आने वाला है मई में, क्योंकि अमेंडेड है तो पूछते ही एग्जाम में। आपके अटेम्प्ट में शायद जब यहां पूछ लिया तो वापस शायद आपके अटेम्प्ट में ना पूछा जाए। देन अगर हम और टॉपिक की बात करते हैं तो एक है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, कभी नाम सुना है इसका, वर्चुअलाइजेशन का? नहीं ना, मजा आएगा इसको पढ़ने में। जब आपने नहीं सुन रखा है तो कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, तो आपको अच्छा लगने वाला है। एक बात बताता हूँ, ये जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये जितनी भी ये सारी चीजें है ना, उसका जन्म इस वजह से हुआ है। अगर ये नहीं होता ना तो इंटरनेट भी नहीं होता, ग्रिड भी नहीं होता, क्लाउड भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से सारी चीजें आई है। इसके बाद वेब 3, एवर हर्ड अबाउट वेब 3? अच्छा, आप लोग अभी जो वेब यूज कर रहे हो वो कौन सी वेब है? वेब 2। बेसिकली हम धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो रहे हैं, वेब 3 में शिफ्ट हो रहे हैं। वेब मतलब वेबसाइट्स, है ना। अब वेब 2 मतलब क्या हो गया, नए टाइप की वेब, नए वर्जन की क्या आ रही है, वेबसाइट्स आ रही है। पहले हम जब गूगल करते थे ना, तो जैसे अगर हमने सोचा अमेजॉन, तो अमेजॉन का जंगल आता था, है ना, अमेजॉन का जंगल भी। लेकिन आज मैं अमेजॉन टाइप करूंगा तो मुझे अमेजॉन का जंगल नहीं आएगा, मेरे को आएगा अमेजॉन की ऐप दिख जाएगी सामने, या अमेजॉन से रिलेटेड चीजें दिख जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं मोस्ट रिसेंटली क्या क्या चीजें सर्च करता हूं। आज की जो वेबसाइट से धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। आज पहले जैसे अगर अपन ने इंदौर टू भोपाल डाला तो वो इंदौर टू भोपाल डालेंगे तो पता नहीं कुछ नहीं। आज इंदौर टू भोपाल डालो तो बस भी आती, ट्रेन भी आ जाती, पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, टैक्सी से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 2-3 साइट जहां पे आपको एयरलाइन की टिकट्स वगैरह बुक करनी, वो सब आ जाती। मतलब वेबसाइट्स क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। वेब 3 के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बताया जाएगा कि वेब 4 क्या होगा, वेब 5 क्या होगा, आने वाले टाइम में वेबसाइट्स कैसी होगी। मतलब आने वाले टाइम में गूगल इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा। आज अपन गूगल से पूछते कि भैया इटालियन रेस्टोरेंट कहां पर है, पास में, पूछा अपन ने तो बता देगा कि इतने किलोमीटर दूर है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आप गूगल से पूछोगे, हे गूगल ये बता मैं सुबह उठ के क्या करूं, गूगल बता देगा। बोले आज संडे है, और तू मोस्ट ऑफ द संडेज को क्या करता है, ये करता है। गूगल तुम्हारे बारे में इतना क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा कि एक दिन गूगल ऐसा बन जाएगा कि वो तुम्हारा दोस्त है। तुम जैसे दोस्त से पूछते, बताओ आज मैं क्या करूं, आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, अगर आप बाहर कहीं जाते तो आज मैं क्या पहन के जाऊं, किससे पूछना, गूगल से पूछना, गूगल बताएगा। वेबसाइट विल बी सो इंटेलिजेंट, वेब 3, ठीक है। सो एंड वन मोर टॉपिक वी विल स्टडी ओवर हियर इज
मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, एंड लास्ट वन इज डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स। आई विश कि यहां पर डार्क वेब भी दिया होता तो और मजा आता पढ़ने में, लेकिन कभी एक्स्ट्रा टाइम रहा तो अपन डार्क वेब के बारे में भी क्या करेंगे, समझेंगे। एवर हर्ड अबाउट डार्क वेब, है ना? तो उसके बारे में भी कुछ रहा तो अपन सीखने की कोशिश करेंगे। सी दीज आर दी टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आप इसको फटाफट से चार्ट बनाकर नोट डाउन करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। पहला चार्ट कौन सा रहेगा इस चैप्टर का? पहला चार्ट कितना है, कितने टॉपिक है इस चैप्टर में? 2। कौन से? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, एंड सेकेंड टॉपिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं? बायोड, आईओटी, यानी बायोड का फुल फॉर्म ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, आईओटी नोट डाउन करते जाइए फटाफट। नेक्स्ट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थर्ड इज ग्रीन कंप्यूटिंग, फोर्थ इज ग्रिड कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, artificial intelligence, and we have blockchain over here. Blockchain is the future. जरूर सीखना जीवन में। यहां तो एक पेज 2 पेज का है बस, है ना? You will get the basic idea over here only. DP का मतलब है डिजिटल पेमेंट्स, है ना? यहां पर मैं पेटीएम के बारे में बात करूंगा, गूगल पे के बारे में बात करूंगा, NEFT, IMPS सबने कर रखा होगा, उसके बारे में मतलब बात क्या करूंगा, बताऊंगा, बस ऐसा होता है। पहले के बच्चों को पेटीएम करके बताना पड़ता था, फिर वो बोलते थे 1 रुपये ट्रांसफर करके दिखाओ सर, है ना? अब ऐसा टेंशन नहीं होता है, अब तो बोले पेटीएम, मैंने सबको मालूम है यार। वर्चुअलाइजेशन बता रहा हूं, बायोड का फुल फॉर्म है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, यहीं से चालू करने वाले अपन। देन वी हैव Web3 एंड लास्ट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। AI के बाद बेटा ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन। देन DP मतलब डिजिटल पेमेंट्स, वर्चुअलाइजेशन, Web3 एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। मैं कभी भी क्लास जो है ऐसा टाइम के हिसाब से नहीं लेता हूं, मेरी क्लास का ऐसा होता है कि टॉपिक्स वाइज चलती है। तो आज मेरा इंटेंशन ये है कि हम ये 2 खत्म कर लें, है ना? ये बायोड एंड आईओटी खत्म कर लेंगे, दैट्स इट। आप 1 घंटे में कर लो तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि हमेशा मेरी क्लास क्या होती है, लास्ट ही होती है। सो माई पॉलिसी इज लाइक दिस ओनली। किसी दिन बहुत जल्दी भी छूट जाओगे आप, और किसी दिन ऐसा होगा कि थोड़ा सा रुकना भी पड़ जाएगा। चलिए, सबसे पहला अपन क्या करेंगे, बायोड पढ़ते हैं। बायोड, बायोड का फुल फॉर्म है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। इस टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इस टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन पढ़ने। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोड एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद बायोड, 2 ही क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद बायोड एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद बायोड। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, कहां रहेगा ये आपको, पेज नंबर, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल का पेज नंबर आपको मिलेगा। पेज नंबर रहेगा दोस्तों 4.91, यू विल फाइंड इट ऑन 4.91। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है बायोड, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब है तो बहुत ही इजी, बहुत हद से ज्यादा इजी। एग्जाम में आता है, क्या इंपॉर्टेंट है। 2-3 अटेम्प्ट पहले आया था, एंड 2-3 अटेम्प्ट के बाद चीजें अपने आप क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायोड, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, सब लोग अपना अपना सामान लेकर आएंगे। दिस इज द मीनिंग। कहां पे? ऑर्गेनाइजेशन में। एक पॉलिसी है दोस्तों, क्या है? एक पॉलिसी, जहां पर सारे एम्प्लॉइज, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक पॉलिसी हो सकती है कि सारे एम्प्लॉइज क्या करेंगे, अपना डिवाइस लेकर आएंगे, अपने लैपटॉप्स लेकर आएंगे, अपने मोबाइल फोन्स लेकर आएंगे, और उससे ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। मतलब जनरली तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि यार जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या प्रोवाइड करती है, लैपटॉप प्रोवाइड करती है, उनको स्मार्टफोन्स वगैरह क्या करती है, प्रोवाइड करती है।
लेकिन ये एक पॉलिसी है जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट करना चालू किया है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है, आजकल सबके पास क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, तो क्यों उनको स्मार्टफोन देना, क्यों उनको लैपटॉप देना, उनको ही कह दो ना कि भैया आप क्या करिए, अपने डिवाइसेस का यूज किसके लिए करिए, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए करिए। आप अपने डिवाइसेस को, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, XYZ कंपनी में, तो आप अपने डिवाइस को उस कंपनी के नेटवर्क से, इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उस कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है तो अपने डिवाइस से उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लाइक डेटा स्टोर करना है कंपनी का, आपके डिवाइस पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। मतलब कंपनी का सारा काम, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है, कोई मेल भेजना है, कोई मेल रिसीव करना है, तो ये सारा काम आप किसके थ्रू करोगे, अपने ही डिवाइसेस के थ्रू करोगे। इसको कहते हैं बायोड, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। द ऑर्गेनाइजेशन विल अलाउ देयर एम्प्लॉइज टू ब्रिंग देयर डिवाइसेस टू डू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है। अब मुझे सोच के बताओ कि इसके क्या फायदे, पहले मुझे सोचो इसके फायदा क्या हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फास्ट क्या होगा, कॉस्ट। अच्छा, किसकी कॉस्ट कम होगी, कंपनी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसकी रिस्क बताओ क्या होगी यार। अब मुझे बताओ, कंपनी का काम सारा तुम्हारे मोबाइल में, अब तुम लोग क्या करते, इधर उधर घूमते रहते, अगर तुम्हारा डिवाइस चोरी हो गया तो कंपनी का डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, तो प्रॉब्लम भी है। मतलब हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ क्या होंगे, फायदे होंगे, और टेक्नोलॉजी के क्या हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, बायोड रेफर्स टू बिजनेस पॉलिसी। ये क्या होती पॉलिसी। अच्छा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी नहीं करेगी, डिपेंड करेगा। सी, आपको मैं बेनिफिट बता दूंगा और मैं आपको उसकी रीति बता दूंगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को कम करके उसके बेनिफिट्स खा पाए तो वही क्या करेंगे, बायोट को अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज बायोट को अडॉप्ट नहीं करेंगे। आज भी आईटी कंपनीज जो होती है ना दोस्तों, वो खुद के लैपटॉप्स देती है। जब भी अगर जॉब ज्वाइन करते, आपने सीए में तो क्या होता है, अब आर्टिकलशिप में क्या होगा, तुम तुम्हारा लैपटॉप से काम कर रहे हो, कोई तुमको आर्टिकलशिप लगती है और वर्क फ्रॉम होम होता है। तो हमारे टाइम पे भी जो कोरोना के टाइम पे भी आर्टिकल्स को जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो बेटा हमने थोड़ी लैपटॉप भेजे थे, हमने तो बोला था कि तुम तुम्हारे डिवाइस से काम कर लो, क्योंकि हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसको फर्क पड़ता है, आईटी कंपनीज को फर्क पड़ सकता है। वो कंपनी अडॉप्ट करेगी नहीं करेगी, कंपनी पर डिपेंड। तो इट्स अ पॉलिसी दैट अलाउस एम्प्लॉइज टू यूज देयर प्रिफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, है ना। कंप्यूटिंग डिवाइसेस यानी योर लैपटॉप्स, योर डेस्कटॉप, आईपैड्स, मोबाइल फोन्स, है ना, लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब किसके लिए आप अपना डिवाइस किसके लिए यूज करते हो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो। लेकिन अब वही डिवाइस किसके लिए यूज करोगे, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे। सी, द बायोट पॉलिसी हैज रेंडर्ड द वर्कप्लेस फ्लेक्सिबल। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, वर्कप्लेस फ्लेक्सिबल हो गई है। बताओ क्यों, कहीं पर भी, अरे यार आपको मेल देखना है, अपने मोबाइल पर क्या कर लिया आपने, मेल देख लिया। किसी को मेल सेंड करना है तो मोबाइल से ही क्या कर दिया आपने, मेल सेंड कर दिया। वो आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो तो लैपटॉप से क्या कर सकते हो, काम कर। पुराने टाइम में क्या होता था, आपने देखा होगा कैसे केबिन्स बने होते थे, और एम्प्लॉय उस केबिन में जाकर ही क्या कर सकता था, काम कर सकता। अब मान लो कि वो छुट्टी पे है तो क्या काम कर पाएगा, नहीं। तो यार इससे कंपनी को फायदा है कि वो इंसान कहीं पर भी हो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जैसे अगर डेलॉइट वगैरह भी आप ज्वाइन करते हो ना, बिग फोर्स, सो डेलॉइट देती है आपको लैपटॉप्स वगैरह, क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, वो खर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में डेलॉइट हैदराबाद गया था थोड़े दिन के लिए, तो आराम से आपको वो लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आराम से कैफे में बैठ के काम करो, घूमते फिरते काम करो, उनको काम चाहिए, है ना। आप कहीं पर भी बैठ के, क्या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शो ऑफ के लिए स्टारबक्स में बैठे होते हैं और कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज उस कंपनी के पास क्या है, बायोट पॉलिसी हो सकती है। वो अपने एम्प्लॉइज को ये बोल सकते हैं कि भाई आप अपने डिवाइस से क्या कर लो, काम कर लो, है ना। तो यहां लिखा है द बायोट पॉलिसी इज रेंडर्ड द वर्कप्लेस फ्लेक्सिबल, एम्पावरिंग एम्प्लॉइज टू बी मोबाइल एंड गिव देम राइट टू वर्क बियॉन्ड देयर रिक्वायर्ड आवर्स। सबसे बड़ा देखो, अपने कंपनी के लिए अच्छा है कि अपन क्या कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी काम करवा सकते हैं। लेकिन किसके लिए खराब है, अब रात को 9 बजे, आज की तारीख में जो सॉफ्टवेयर कंपनी में होते हैं उनके यूएस से जो कॉल आते हैं वो रात को 10-10, 11-11 बजे आते हैं। तो वो अब वो घर से भी तो क्या कर सकता है, कॉल अटेंड कर सकता है कभी कभी, अब घर से भी कॉल अटेंड कर लिया। तो दिस इज दी पॉलिसी। इसका फायदा देखो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, है ना। इसको फायदा होगा, यहां लिखा होगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा रहेगा कॉस्ट कटिंग, सबसे बड़ा रहेगा कॉस्ट। देखो कॉस्ट दो चीज में लग सकती है। पहली बात तो क्या, एक तो डिवाइस खरीदना नहीं पड़ेगा कंपनी को,
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस को मेंटेन भी करना पड़ता है, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपने डिवाइसेस को कितने से संभाल के रखते हो, है ना, लाइक कवर ववर लगा के, ऑल दोस थिंग्स सजा के, लैमिनेशन, ग्लास गार्ड, है ना, इतना सा स्क्रैच भी नहीं आने देते, और सारा हेडेक आप ले लोगे ना। सो दैट इज व्हाट इज द बायोड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, या तो वो पूछेंगे बायोट के एडवांटेज, है ना, या फिर पूछेंगे कि बायोट के रिस्क। हमेशा बायोट को क्या करना, पहले एक्सप्लेन करना, है ना। एक्सप्लेन में ये लिखना कि इट इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउस द एम्प्लॉइज टू यूज देयर ऑन डिवाइसेस, एम्प्लॉइज डिवाइसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। बस इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बेनिफिट्स लिखना चालू कर दिए। आइए पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार बता देता हूं और फिर याद भी करवा दूंगा, है ना। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस तो दे रखे हैं दोस्तों कॉपी के अंदर, आप चाहो तो, अब ये आपके ऊपर है, मेरा काम है चार्ट बनवाना और मैं याद करवाऊंगा। आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो फिर मॉड्यूल से ही देखकर क्या कर सकते, काम कर सकते। हैप्पी एम्प्लॉइज, है ना, बायोट का सबसे बड़ा, एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे। बताओ एम्प्लॉय क्यों खुश होंगे, बताओ ना, एम्प्लॉइज क्यों खुश होंगे? अच्छा, इन्हें कितना गंदा आंसर लिखा है ना, अंदर का पढ़ोगे तो इतना गंदा लिखा है। अच्छा मान लो कि आप बायोट नहीं फॉलो करते, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते, अपना लैपटॉप प्रोवाइड करते। कुछ लोगों की क्या आदत होती मालूम है, और खुद का लैपटॉप भी लेकर जाएंगे, देखो घर पे लैपटॉप भी नहीं छोड़ सकते, है ना। अब कुछ कुछ लोगों के दो दो मोबाइल होते हैं, तो वो एक जेब में मोबाइल, फिर एक पॉकेट में मोबाइल, फिर एक खुद का लैपटॉप, एक कंपनी का लैपटॉप, किसी के पास आईपैड है तो आईपैड भी लेकर जाएगा। तो आप सोचो कितने सारे डिवाइसेस कैरी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जब कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा किसका, बायोट का, आपको अपने डिवाइस से ही क्या करना है, काम करना है, तो आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकता है क्या करना पड़े, कम कैरी करना पड़े। इसलिए एम्प्लॉइज क्या होंगे, खुश होंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज लव टू यूज देयर ऑन डिवाइस। ठीक है भैया, एम्प्लॉइज को अपना डिवाइस यूज करना अच्छा लगता है ना। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिवाइस एन एम्प्लॉय हैज टू कैरी। यार क्या मतलब, क्या बच्चों जैसी बातें पढ़ा रहे हो, कहां पर इंटर में पढ़ रहे हैं अपन, और क्या पढ़ा रहे कि ये तो वही बात हो गई, बच्चों को स्कूल में बुक्स ज्यादा कैरी करके लेकर जाना नहीं पड़ेगी, बट हाँ अब ये लिखना भी यही पड़ेगा। जिसकी जैसी, देखो मेरा काम होता है ना, मेरा काम होता है बाहर का पॉइंट बताना, प्लस अंदर का मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसकी जैसी इंग्लिश है वैसा क्या कर सकता है, और मैं आपको बताऊंगा याद रखने का तरीका। मैं कैसे याद रखता था, जैसे हैप्पी एम्प्लॉइज, फिर मैं एक बताता था मोर डिवाइसेस को हम कैरी नहीं करेंगे ना, सो बस कैरी वाला वर्ड याद रख लिया, तो मैं अंदर के उससे क्या बना सकता था, सेंटेंसेस बना सकता था, है ना। एम्प्लॉइज विल बी हैप्पी बिकॉज दे डोंट हैव टू कैरी मोर डिवाइसेस। ठीक है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बाहर का पॉइंट अपन याद रखेंगे रखेंगे, ये गलत लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये गलत लिखा तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। अंदर का थोड़ा सा समझकर आप क्या कर सकते, लिख सकते। बार बार सर हमको अंदर का याद नहीं हो रहा है, अंदर का, अरे अंदर का है क्या, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो। आई बात समझ में? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, फिर पीछे वालों, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, हैप्पी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज विल बी हैप्पी। अच्छा, मेरे जो शॉर्ट ट्रिक है उसके हिसाब से मैं आपको क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस में लेके जाता हूं। हैप्पी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से एक और एक वर्ड निकलेगा, है ना, दैट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, दोस्तों खुद के फोन को यूज करने में मतलब आप एफिशिएंट होते, आंख बंद करके टाइप कर लेते, करते कोई आंख बंद करके, है ना। यस, आप अपने डिवाइस, कोई नया डिवाइस आएगा तो एकदम थोड़ा सा क्या होता है, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। अब आप एकदम से ना क्या कर रहे हो, विंडोज वाले लैपटॉप पे काम कर रहे हो, एकदम से आपको कंपनी मैक प्रोवाइड कर देगी, 25 दिन तो उसको समझने में लगेंगे। समझ रहे हो, मैक कभी यूज किया है ना, तो मैक को यूज करने में अब जैसे आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, उसको उठाकर क्या दे दो, है ना, दैट इज वो व्हाट iOS दे दो, बेचारे को टाइम लगेगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम। सी धीरे 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 वो एफिशिएंट बनेगा, ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर बायोड रहेगा तो तुरंत तुरंत क्या रहेगा, वो एफिशिएंट रहेगा, काफी एफिशिएंसी से क्या करेगा काम, तो कंपनी को फायदा है ना ये। अच्छा, यहां पर बेनिफिट्स जो लिखे गए, ऐसा नहीं कि कंपनी के एंगल से या एम्प्लॉइज के एंगल से उन्हें एक सिंगल क्वेश्चन दे दिया, बस ये बोल दिया कि भैया ये बेनिफिट्स है, हो सकता है सम ऑफ द बेनिफिट विल बी टू एम्प्लॉइज एंड सम ऑफ द बेनिफिट्स विल बी टू कंपनी। तो बेटा ये है इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, है ना। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज मोर व्हेन एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन हिज और ऑन डिवाइस, है ना। एम्प्लॉइज हैव टू लर्न, अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस दिया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को उसको यूज करना, लर्न करना पड़ेगा, एंड देयर इज अ लर्निंग कर्व। जैसे मैं अपना आंसर लोगों से अलग बनाने के लिए ये वाला वर्ड याद रखता था, क्योंकि मैंने बाहर लिखा
इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, और एक अंदर से लर्निंग कर्व वाला याद रख लिया। लर्निंग कर्व वाले पॉइंट को लेकर मैंने सेंटेंसेस बना दी और उस पर अंडरलाइन कर दी, तो शायद वो समझ जाएगा कि इसने जो लिखा है वो किसके एंगल से लिखा है। मॉडल लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, इंसान धीरे धीरे सीखता है ना। लर्निंग कर्व अप्लाई होता है, नया डिवाइस आएगा तो धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि अगर खुद का डिवाइस यूज किया जाएगा तो लर्निंग कर्व की जरूरत ही नहीं है, वो शुरुआत से ही क्या रहेगा, लर्न रहेगा, शुरुआत से ही क्या रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस रहेगा तो क्या होगा, लर्निंग कर्व अप्लाई होगा, और अगर खुद का डिवाइस रहेगा तो देयर विल बी नो लर्निंग कर्व। ठीक है, चलिए फर्स्ट एवरीवन, बायोट के एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉइज क्या हो जाते, खुश हो जाते। क्यों खुश हो जाते, उनको कैरी नहीं करना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला पॉइंट था इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, if they are working on their own device तो they will be efficient, there will not be concept of learning curve, learning curve नहीं अप्लाई होगा। फिर अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज अच्छा एम्प्लॉइज से तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सबसे पहला पॉइंट हैप्पी एम्प्लॉइज। सेकंड एम्प्लॉय से एक और एक आ जाएगा इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, और ई से जैसे आपने ये बोला तो ई से एक और एक पॉइंट आएगा अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, आपके डिवाइस में जो जो नई टेक्नोलॉजी आती है आप कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। IMPS था, पहले NEFT था, RTGS था, फिर IMPS आया, गूगल पे आया, भीम आया, ठीक है, आज स्कैन करने का कॉन्सेप्ट आ गया ना। कितने फास्ट आप लोगों ने क्या किया, एक है ना अडॉप्ट किया। लाइक पहले अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पर जाते थे तो चेक इन करवाना पड़ता था, आज आप मोबाइल से ही क्या करवा रहे हो, वेब चेक इन कर लेते हो, है ना। पहले कितना एडवांस काम कर रहे हो। सो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी आपके डिवाइस से रिलेटेड, हमेशा हम लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि नई टेक्नोलॉजी को सीखें। अच्छा, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवाइसेस पे है तो आप बोलोगे ये इसका काम तो कहाँ पढ़ने वाला है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही पढ़ने वाला है। लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आपके डिवाइस पे तो वो आप क्या करोगे, यू विल बी वेरी कीन टू लर्न दैट न्यू टेक्नोलॉजी, और उसका फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा, बिकॉज एम्प्लॉय विल ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इसका बेनिफिट कौन उठाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज अर्ली अडॉप्शन, है ना, ज्यादा सिखाना नहीं तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है नई चीज आई तो पहले एम्प्लॉय को क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन इस बायोट की वजह से क्या हो जाएगा, लोग अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सीखने लग जाएंगे। दैट इज अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज कर लो, IT टेक्नोलॉजीज, है ना। एम्प्लॉइज क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे ना। एम्प्लॉइज जनरली प्रोएक्टिव होते हैं इन अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक आया, सब कैसे भागे उसके पीछे ना, रील्स वील्स कितना फटाफट अडॉप्ट करते। आज इंस्टाग्राम का भी नॉलेज होने से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। कैसे होता है, मार्केटिंग है ना, पूरा जिसको भी मार्केटिंग का नॉलेज है तो वो 10 ज्ञान दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो ठीक है, 3 पॉइंट हो गए बच्चों। फर्स्ट पॉइंट एवरीवन, हैप्पी एम्प्लॉय, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी। थर्ड, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू IT टेक्नोलॉजी। सर आपने ये IT क्यों ऐड करा है मालूम है, क्योंकि IT से रिलेटेड 2 वर्ड है वहां पर। देखो, एक तो है लोअर IT बजट, है ना, क्या रहेगा, लोअर IT बजट। समझ गए इस पॉइंट का मतलब, ये किसके लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए। कंपनी को ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिकॉज उनको डिवाइस खरीदने ही नहीं पड़ेंगे, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। लोअर IT बजट, फाइनेंशियल सेविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। सपोर्ट का मतलब यहां पर क्या होता है मालूम है, मेंटेनेंस। यहां पर क्या वर्ड मतलब होता है, सपोर्ट का मतलब मेंटेनेंस। अच्छा मुझे बताओ, एम्प्लॉइज के डिवाइसेस को खरीदना नहीं पड़ेगा और मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा, कौन ध्यान रख लेगा अपने डिवाइस का। अच्छा, अगर मोबाइल खराब हुआ तो कौन सुधरवाएगा, आप खुद ही सुधरवाना, एम्प्लॉय आप खुद ही सुधरवाने वाले हो, तो आपकी डिवाइस का आप खुद ही क्या रखने वाले हो, ध्यान रखने वाले हो। तो इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, उसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो अगेन इट्स अ बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो एम्प्लॉय यहां पर डिपार्टमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एंड यूजर सपोर्ट, है ना, कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस नहीं करना है ऑफ ऑल दिस डिवाइस, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, एम्प्लॉइज खुद कर लेंगे। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, चाहिए है ना। सबसे पहले मुझे बताओ बायोट क्या होता है, एक पॉलिसी, है ना। सबसे पहले क्या होता है, एक पॉलिसी। उस पॉलिसी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है किसको, एम्प्लॉइज को। क्या अलाउ करती है,
अपने डिवाइसेस लाओ और ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए यूज कर लो। ये इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आ जाएगा कि अब बेनिफिट्स बायोड। सबसे फर्स्ट सिर्फ एक ही वर्ड याद रखो, हैप्पी एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज से इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी। फिर ई से अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू आईटी टेक्नोलॉजी, लोअर आईटी बजट, है ना, लोअर आईटी बजट। अच्छा, ये आईटी यहां पर है ना, ये आईटी नहीं है एक्चुअली, यहां पर इट है। इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, है ना, ऐसा होना चाहिए। सपोर्ट रिक्वायरमेंट मतलब आईटी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट रिड्यूसेस है, वो आईटी लिख दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों लिखा। इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। भैया क्या ये बात याद हुई? ठीक है ना, बड़े आगे हमेशा यही करेंगे। कल अब जब आएंगे ना, तो कल आएंगे तो सबसे पहले यही रिवाइज करेंगे। ऐसा अपन मल्टीपल टाइम करते रहेंगे। मतलब क्या होगा, आपको कोई बोलेगा कि चैप्टर नंबर 4 बोलो, तो आपको कुछ नहीं रहेगा, आंख बंद करके भी आप बोल सकते, बोलेंगे। दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट है बायोड। बायोड में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है बेनिफिट्स है और दूसरा क्या है, रिस्क है। खत्म, इट्स लाइक दिस। फिर बायोड खत्म होते से कहां आ जाएंगे, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे। इस तरीके से आपको एआईएस सर पूरा याद करवा दोगे क्या? 3 चैप्टर तो ऐसे फिंगर्स पे हो जाएंगे, 3 चैप्टर्स फिंगर। और आपने कभी सुना होगा कि यार सर जो आईएमपी देते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता। कभी ऐसा सुना हो तो आप सीनियर से पूछना। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे आईएमपी में 36 मार्क्स का एग्जाम में ना आया हो, है ना। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा हमें हर बार होगा। मैंने इस बार भी आईएमपी दी है, होपफुली हो जाए अच्छा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से? और ऐसे एक्चुअली 100 क्वेश्चन ही है जो पॉइंट्स वाले हो, और वही एग्जाम में क्या करते हैं, पूछने। और उसमें से भी कम से कम 20 क्वेश्चन तो यूं ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो रिसेंट 2 अटेम्प्ट में आए हैं, टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जिसने कर लिए, खेल खत्म। आपको पूरा की पूरा मार्क्स, बहुत अच्छा आप सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। एंड बहुत इजी लगेगा। मतलब आपको एक ही चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है, वो है चैप्टर नंबर 3, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सो स्मूथ। आते हैं बायोड से रिलेटेड थ्रेट में। आइए, बायोड से रिलेटेड अपन कहां पर आते हैं, थ्रेट्स में आते हैं। ऑनलाइन वालों जो भी हो आप बोल देना मुझको, है ना। बायोड से रिलेटेड थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड भी है, आप लोगों के अटेम्प्ट में आ सकता है। बायोड के, अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों के मोबाइल फोन में एंटीवायरस है, पेड वाला? आप लोगों के फोन, मोबाइल फोन में एंटीवायरस कितने लोगों के फोन में, कितने लोगों के लैपटॉप में एक्चुअली पेड वाला? पेड वाला, वेरी गुड, है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो यार, आप तो अच्छा एंटीवायरस रखते हो, ठीक है। लेकिन आप समझिए, मान लो कि किसी एम्प्लॉय के मोबाइल में एंटीवायरस नहीं है, या फिर उसके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है, तो अब यार देखो, एम्प्लॉयज के, अब तुम लोग अलग अलग साइट पे जाते ही होंगे, मस्ती करते ही होंगे, है ना। अब अब रात को 12 बजे तुमको एकदम से, है ना, मैसेज आता है, तुमको एकदम से मेल आया एंजल प्रिया का, अकेले हो तो मेरे पास आओ। अब उस टाइम माहौल अलग ही रहता है। अब तुमने कर दिया लिंक पे क्लिक, भैया तो उसके पास नहीं गए, वो वायरस तुम्हारे पास आ जाएगा। अब यही गंदा फोन लेके कल जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में और उनके नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, और वो वायरस सबके फोन को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। आई बात समझ में? समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए भैया एक रिस्क है। हम एम्प्लॉइज को बोल देंगे, हे एम्प्लॉइज अपने डिवाइस लेकर आओ, लेकिन उनके डिवाइस में एंटीवायरस है या नहीं है, एंड इट विल क्रिएट रिस्क टू दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिवाइसेस में, सारे एम्प्लॉइज के इसमें क्या आ जाएगा। सर वायरस क्या काम करता है? अरे वायरस बैड सॉफ्टवेयर है, कुछ भी बुरा कर सकता है। आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है, इंस्टाग्राम के पासवर्ड चोरी कर सकता है, फेसबुक के पासवर्ड चोरी कर सकता है, आपके बाबू सोना की चैट देख सकता है ना। फिर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि यार भैया आपने अपने बाबू से क्या क्या बात करी, मैंने देख लिया, आपके पापा को स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूं, नहीं तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। दिस कैन हैपन एंड इट्स वेरी इजी। किसी के फोन में अगर वायरस डालना है तो इट्स वेरी इजी दोस्तों, बस एक लिंक भेज, मैंने तुमको एक लिंक भेज दी कि पीडीएफ है इसके ऊपर, देख लेना। अब क्या होगा, वो लिंक से तुमने जैसे ही क्लिक किया,
जैसे ही क्लिक किया तुम्हारे फोन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, फिर तुम जो भी करोगे ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टोर होके मेरे को मेल हो जाएगी, तो तुम्हारी सारी चीजें मुझे दिख जाएगी। इट्स वेरी इजी। किसी का फोन हैक करना है, मतलब आपको किसी पे शक है ना, किसी पे शक है, जैसे बाबू शोरा पे शक है ना, तो आप ये कर सकते हो, उसको एक लिंक भेजो, बाबू आपके लिए गिफ्ट और फिर बाबू ने वो उसको इंस्टॉल कर लिया, तो भैया मजा आ जाएगा आपको, फिर आप उसकी सारी करतूतें आप देख सकते हो। लेकिन सुनना, लेकिन अगर बाबू पे आपको बहुत ज्यादा मतलब शक है तो ही करना। और उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कंप्लेन कर देगी ना, आईटी एक्ट में निपट जाओगे, आईटी एक्ट में निपट जाओगे। किसी का फोन छूना या किसी के फोन में वायरस भेजना, कुछ भी करना, इट्स इलीगल, फिर अच्छे खासे फंस सकते हैं। उसके बारे में भी पढ़ना है, वो भी अपन पढ़ेंगे। मतलब इवन आपके घर पे भी ऐसा होता होगा ना कि मम्मी आती होगी, आपका फोन उठे, फोन दे मेरे को, पढ़ाई कर, चुपचाप से किससे बात करिए करे। अगर आपके मम्मी ने भी आपका फोन टच कर लिया ना, तब अपनी मम्मी को जेल भेज सकते हो। आईटी एक्ट में प्रोविजन है। मेरे फोन, अरे मैं क्लास में नहीं हूं और मेरा आईपैड को आके किसी ने एक बार टच भी कर दिया, मैंने नोट्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था, पकड़े आईटी एक्ट में अंदर। तो मतलब ये सारी बातें अपन सीखेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम। चलिए, बड़ा सबसे पहली रिस्क, बायोट की सबसे पहली रिस्क, सबसे पहली रिस्क एप्लीकेशन रिस्क। बायोट की सबसे पहले रिस्क दैट इज एप्लीकेशन रिस्क। लोगों के फोन में एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं होती है, एंड वही फोन में वायरस आ जाते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे तो सबके फोन में क्या आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिस्क का मतलब होता है, अगर किसी को वहां हिंदी में लिख के रखना है तो लिख दो, एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना। एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा है, अभी इनकी लैंग्वेज तो थोड़ी ऐसी रहती है, इट इज नॉर्मली एग्जाम्प्लीफाइड, है ना, एक्सप्लेन्ड, है ना एक्सप्लेन्ड। चलिए, देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिलेटेड रिपोर्ट रिवील दैट अ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज फोन्स एंड स्मार्ट डिवाइसेज दैट वर कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड है, वेर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। उनके फोन में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं होते, होते तो फिर चिंदी वाले होते, चिंदी वाले मतलब फ्री के, फुकट के होते। तो भैया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बच जाएगी, ऐसे तो यार गलत हो जाएगा उनके साथ। इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन रिस्क। या समझ में आया? तो अब किसी को एक्सपेम्प्लीफाइड लिखना है तो वो लिख सकता है, या फिर एक्सप्लेन लिखना है तो इट इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड एज कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस ना होना डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, आपका फोन चोरी होगा, आपका फोन चोरी होगा तो किसको नुकसान हो सकता है, कंपनी को। डिवाइस रिस्क, इसको क्या कहते हैं, डिवाइस रिस्क। बेटा ये मैंने लिखा था वहां पर कि एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना, अगर आपको हिंदी में याद रखना है कि अंदर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज व्हाट, एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना, दैट इज एप्लीकेशन। डिवाइस, डिवाइस के चोरी होने से ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अच्छा सुनो, पहले किसी को कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो आएगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लैपटॉप्स को क्या करेगा, डेस्कटॉप को एक्सेस करेगा और उसके बाद इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। अब यहाँ तो क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन तो कहाँ है, किसी भी एम्प्लॉय के डिवाइस पे। ऑर्गेनाइजेशन में तो सिक्योरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, हम कुछ कंट्रोल लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हम अपने, आप कहीं बैठे हो आराम से किसी के साथ, एंजॉय कर रहे हो, डेट पे हो, और यहाँ आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है, और किसी को पता है, नजर रखते लोग कि भैया इसके डिवाइस में काम की चीज मिल सकती है कंपनी के बारे में, उड़ा के ले गया तुम्हारा मोबाइल फोन, तो रिस्क है ना। फिर से किसका नुकसान हो जाएगा, ऑर्गेनाइज। इसका कोई कंट्रोल बता सकता है? अरे ये तो रिस्क है, आपको क्या लगता है, कोई एनीवन नो? पहली बात तो सर जेब से निकालो ही मत,
या हाँ, मैं सबसे सिंपल कंट्रोल बताऊं, कोई ने बताया? पासवर्ड, यस, पासवर्ड इज वन ऑफ द कंट्रोल कि भैया किसी ने डिवाइस चुरा भी लिया तो क्या होना चाहिए? पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड तो क्रैक हो सकते हैं। हाँ लेकिन इतने में तो खेल हो जाएंगे। हाँ, एक बताऊं सबसे सिंपल कंट्रोल, एनक्रिप्शन। अपना डेटा कौन से फॉर्म में रखे? एनक्रिप्टेड फॉर्म में। भैया किसी को समझ ही नहीं आएगा, है ना, कि क्या है उसका मतलब। कोडेड फॉर्म में रखना। डिवाइस रिस्क, a lost or stolen device can result in enormous financial and reputational embarrassment to an organization। अभी देखो यार, नॉर्मल लाइफ में भी होता है। अभी आपने वो देखा होगा आर्यन खान वाले केस में, तो आर्यन खान का के मोबाइल से भी बहुत सारी बातें निकल गई, है ना। तो ये मोबाइल फोन्स जो होते हैं ना दोस्तों, आज की तारीख में सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अब क्या इलॉन मस्क का मोबाइल फोन जो होगा, सो ऑब्वियसली बात है कितनी इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर होल्ड करता होगा। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, अगर कोई इतना ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय उसका ध्यान ना रखा, उसका ध्यान नहीं रहा और उससे चोरी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। डिवाइस रिस्क, डेटा लॉस फ्रॉम स्टोलन और लॉस डिवाइसेस रैंक एज द टॉप सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना। इसको क्या मानते हैं? टॉप सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। किसी कोई बैंक का मैनेजर है ना, तो ऑब्वियसली बात है उसका मोबाइल चोरी होना इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। उसके मोबाइल में पता नहीं बैंक के सर्वर के कितने सारे पासवर्ड हो सकते हैं, और किसी ने मस्ती करने के लिए वो पासवर्ड ऑब्टेन कर लिया और डेटा उड़ा दिया बैंक का, किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है सब गायब। क्या कर लोगे फिर? खेल खत्म उस बैंक के। मतलब आप सोच सकते हो कितना मुश्किल हो सकता है उस बैंक के लिए कि उसका डेटा पूरा की पूरा क्या हो जाए, चले जाए। और किसकी गलती? कभी भी बैंक वाले बायोड नहीं फॉलो करते, नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन में आओ और वहीं पर क्या करिए? काम करिए। दैट इज व्हाट, वहां वो एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है। बायो हाँ, हो सकता है फ्यूचर में करने लग जाए जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा क्या हो जाए, एडवांस हो जाए। बात समझ में आ गई बच्चों? पहली वाली रिस्क कौन सी थी पीछे वालों? एप्लीकेशन रिस्क। एप्लीकेशन रिस्क का मतलब क्या होता है? एंटीवायरस एप्लीकेशन का नहीं होना। और दूसरा डिवाइस रिस्क, डिवाइस चोरी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना। अच्छा, लॉस भी होता। अब बोलोगे सर बैकअप रख लो, इसका कंट्रोल है। बैकअप इज ऑल्सो ठीक है, बैकअप तो होना चाहिए ऑब्वियसली, बट इज वन ऑफ द कंट्रोल यहाँ पर। लेकिन आप हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाए? लीक हो जाए। बैकअप से ज्यादा है कि भैया लीक ना हो। थर्ड वन, अभी एक पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। दिस पॉइंट इज बिट डिफिकल्ट वन, दैट इज नेटवर्क रिस्क। इसको मैं पहले समझाता हूं, फिर अपन अंदर का रीड करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझोगे तो मजा आएगा। जैसे मान लो कि नाटा एकेडमी में फैकल्टीज है ना, तो उन सब नाटा एकेडमी में नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क, है ना। तो हमारी एकेडमी में भी नेटवर्क है। आप लोग कनेक्ट हो सकते हो क्या उससे? नहीं हो सकते, है ना। वी हैव नॉट अलाउड दैट थिंग। कोई हो तो नहीं रहा है कनेक्ट, तो ऐसा मतलब वो नहीं हो सकते। पासवर्ड किसी को नहीं पता, और आप मेरे को अभी इतनी समझ नहीं होगी कि आप पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, इट कैन बी इजीली क्रैक्ड। नाटा एकेडमी का जब वाईफाई है वहाँ खड़े होकर आप नाटा एकेडमी का वाईफाई का पासवर्ड 2 सेकंड में क्या कर सकते हो? क्रैक कर सकते हो, और नाटा सर के फोन तक पहुंच सकते हो। इट्स वेरी इजी। आपके घर के बाहर खड़े होके कोई भी इंसान आपके घर के पूरे नेटवर्क को हैक कर सकता है, और आपके पूरे घर में क्या क्या बातें चल रही है फोन पे, मतलब पापा मम्मी और आप सब आपस में आप किससे बातें कर रहे हो, एवरीथिंग उसको पता चल जाएगी। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ जैसे गवर्नमेंट, नाटा एकेडमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी क्या करती है? अप्लाई करती है एजुकेशन पर्पज के लिए, वहाँ टेंडर वगैरह भरने पड़ते हैं। अब मान लो किसी अनऑथोराइज पर्सन ने नाटा एकेडमी के नेटवर्क में उसको खड़ा कर दिया, उसने उसके पास नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए होता है, वो होगा, वो नेटवर्क ब्रेक करेगा और नाटा सर के डिवाइस में पहुंचकर उन्हें टेंडर की क्या प्राइस कोट कर रखी है, अगर उन्हें टाइप करके रखा होगा तो ये तक उनको पता चल जाएगा। दिस व्हाट हैपन। ठीक है, अब मेरी बात समझना, नेटवर्क रिस्क क्या होती है। अब मान लो कि नाटा एकेडमी का नेटवर्क है, नाटा एकेडमी की फैकल्टीज एंड यहाँ के स्टाफ्स को ही अलाउड है कि आप नेटवर्क में क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, और पर्टिकुलर डिवाइसेस से ही कनेक्ट हो सकते हो। अब मान लो कि नेटवर्क में एक दिन वायरस आ जाता है किसी भी रीजन से, तो नेटवर्क को ध्यान रखने वाला एक इंसान होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क एडमिन। क्या कहते हैं? नेटवर्क एडमिन। कौन कौन लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है, कौन कौन लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी साइट्स देख सकते हैं, कौन सी साइट देख नहीं सकते, किसको ब्लॉक करना है, किसको ब्लॉक नहीं करना, ये सारा काम कौन करता है? नेटवर्क एडमिन करता है। मान लो वायरस आ गया और नाटा एकेडमी ने बोल रखा है कि टोटल 8 डिवाइसेस ही क्या कर सकते हैं? इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ओनली 8 डिवाइसेस कैन गेट कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। तो वायरस आएगा तो हमें स्कैन करना पड़ेगा, तो अपन कितने डिवाइसेस स्कैन करेंगे? 8।
लेकिन आप बात समझो, अगर बायोड होगा तो क्या होगा, कोई से भी डिवाइस से मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट हो रहा हूं। मान लो कि आज मैं ऑर्गेनाइजेशन में आईपैड लेके गया और मैं आईपैड से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। मैं आईपैड से काम कर रहा था, तो नेटवर्क एडमिन को लगा कि भैया ये पर्सन तो आईपैड से कनेक्ट होता है, तो आईपैड से कनेक्ट होता है, तो फिर उसने आईपैड, अगर उनके वहां वायरस आया होगा तो उनने स्कैन कर लिया होगा मेरे आईपैड को। मैं उस टाइम मोबाइल भी कनेक्टेड था, तो मोबाइल को भी क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। लेकिन मैं आज से 20-25 दिन पहले एक लैपटॉप भी लेके गया था, उसको अब हो सकता है कि नेटवर्क एडमिन के पास, देखो कोई भी इंसान किसी भी डिवाइस से कनेक्ट होगा तो यार उसके पास उसको लिस्ट मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन कनेक्टेड है। अगर पता चले बैंक के अंदर की 40 पीसी है, तो भाई ये 40 पीसी से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकते। तो बायोड में तो क्या होता है, कोई भी इंसान किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब मान लो कि वायरस आया तो कुछ डिवाइसेस स्कैन हो गए, जो पुराने डिवाइसेस थे वो स्कैन होने से बच गए। अब मैं वो पुराना लैपटॉप लेके चला गया जो मैंने पहले कनेक्ट कभी किया था, हो सकता है कि उसमें वो वायरस रह गया हो और फिर से कनेक्ट करने में वो नेटवर्क में फिर से क्या आ गया, वायरस आ गया। मतलब कोई भी इंसान किसी भी डिवाइस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है इसकी विजिबिलिटी में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। एंड जब भी वायरस आएगा और स्कैन करना पड़ेगा कि भैया कितने डिवाइसेस है, इसमें दिक्कत हो सकती है। इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क रिस्क। कौन कौन लोग हमारे नेटवर्क से किस किस डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं, इसकी विजिबिलिटी का क्या होना, कम होना। पढ़ो क्या लिखा है, इट इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड, है ना, एक्सेम्प्लीफाइड एंड एक्सप्लेन्ड लैक ऑफ विजिबिलिटी व्हेन कंपनीड ऑन डिवाइसेस। कंपनीड ऑन डिवाइसेस मतलब बायोड नहीं, जब कंपनी ऑन डिवाइसेस मतलब बायोड नहीं होता है वो। व्हेन कंपनी ऑन डिवाइसेस आर यूज्ड बाय ऑल एम्प्लॉइज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस देगी उन्हीं का यूज किया जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन आईटी प्रैक्टिस हैज कंप्लीट विजिबिलिटी। कंपनी ने 1000 डिवाइस बांटे, तो कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ 1000। जब भी वायरस आएगा तो कितने डिवाइसेस को स्कैन करेंगे, 1000। बाकी डिवाइसेस को तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन है ना, दिस हेल्प एनालाइज ट्रैफिक एंड डेटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट as Biot permits employee to carry their own devices, smartphone. The IT practice team is unaware about the number of devices being connected to the network. मतलब हमें नहीं पता होगा, आईटी टीम को, एडमिन को नहीं पता होगा कि कितने डिवाइसेस है। As network visibility is one of the high importance, the lack of visibility can be hazard. आपको पता ही नहीं कि कौन कौन कितने डिवाइसेस आपके नेटवर्क से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन का डिवाइस ही क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, दिक्कत है। दैट इज व्हाट, नेटवर्क रिस्क। कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है इसका पता नहीं चलेगा। कितने रिस्क हो गई बच्चों, 3। फर्स्ट, एवरीवन, सब लोग बोलेंगे फटाफट से, पीछे वालों। एप्लीकेशन रिस्क में क्या लिखोगे, एंटीवायरस एप्लीकेशन का ना होना। सेकंड क्या लिखोगे, डिवाइस, डिवाइस रिस्क यानी डिवाइस चोरी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चला जाएगा, वो लीक हो सकता है। तीसरा, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में विजिबिलिटी नहीं होगी, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है ये आईटी टीम को पता नहीं चलेगा। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम काफी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। एंड लास्ट वन इज इंप्लीमेंटेशन रिस्क। अच्छा, आपको लगता है बायोड, अभी तो मजा आया था कि भैया बायोड से तो बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, है ना, कितना आसान था। लेकिन एक बात बताइए, बायोड इंप्लीमेंट करने से पहले कंपनी को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए ना, उसमें लिखना चाहिए कि भैया जो हम बायोड परमिट करते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज एक ही डिवाइस कनेक्ट करेंगे। वो एक डिवाइस जिसको रजिस्टर कर लेंगे, फिर हर बार ऑर्गेनाइजेशन में उसी डिवाइस से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट। हर एम्प्लॉय के डिवाइस में एंटीवायरस होना चाहिए। पैसा वो लिख देंगे, पैसा कंपनी रिइंबर्स करेगी तो कंपनी रिइंबर्स कर देगी, नहीं करेगी तो फिर आपको करना पड़ेगा। अपने डिवाइसेस के अंदर एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आप सब लोगों को लगना है। फिर एम्प्लॉइज को बोल दिया जाएगा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। मतलब बायोट को इंप्लीमेंट करने से पहले डोंट यू थिंक कि कंपनी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए एम्प्लॉइज को। एंड कंपनी के जब टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करते हैं तो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे 1-to-1 बात करते हैं, नहीं, दे गिव द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। क्या देते हैं, पॉलिसी। लेकिन रिस्क यह है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जो है बायोट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाएंगे। अगर बायोट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाई गई तो दोस्तों फिर वो रिस्क क्या कर सकता, पॉलिसी में लिखा होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो दोस्तों फिर एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं रखा है और हमने बोला था फिर भी नहीं रखा, तो फिर क्या देना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो डर के एम्प्लॉय वो काम करेगा। लेकिन जब लिखा ही नहीं होगा तो क्या प्रूफ होगा आपको कि इस एम्प्लॉय की वजह से प्रॉब्लम हुई है। लोग वीक पॉलिसी के साथ बायोड इंप्लीमेंट कर देते हैं, इज अ रिस्क।
नहीं, जब भी बायोट इंप्लीमेंट करो एक रोबोस्ट मतलब एक ऐसी पॉलिसी बना जिसमें सारे पॉइंट्स को क्या किया जाए, कवर, एंड उसके बाद बायोट को इंप्लीमेंट किया जाए। यस, तो इट इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड, है ना, वीक बायोट पॉलिसी। रोबोस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, रोबोस्ट इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी। जो जो टेक्निकल इश्यूज होंगे वो सारी बातें वहां पर उस पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बायोट पॉलिसी वुड फेल टू कम्युनिकेट एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशन, है ना। हम कंपनी एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रांगली कम्युनिकेट नहीं किया तो बेटा कोई भी एम्प्लॉइज इतना ध्यान नहीं रखता। क्या ये बात समझ में आई? दैट इज वॉज इंप्लीमेंटेशन रिस्क, पॉलिसी का ना होना। खत्म। चलो वापस बोल दो ये क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्क? सबसे पहला एप्लीकेशन रिस्क, फिर डिवाइस रिस्क, नेटवर्क रिस्क। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है। आपने वो विलन इसका नाम सुना है? डैनी कात्या, ये मजदूर का हाथ है कात्या, नहीं देखा? मैं बताता हूं आपको, डैनी को दिखाता हूं आपको। अरे बहुत अच्छा, मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट विलन है। अरे यार, अरे कोई वो दो ना यार, हॉटस्पॉट, फोन की बैटरी चली गई। हाँ अरे यार नेटवर्क रिस्क हो जाएगी ऐसा। रुको यार, कर दो ना वाईफाई, कोई दो ना यार प्लीज यार। कोई है क्या जिसके पास वाईफाई? हाँ इधर आके देते पास में तो, है ना। ही नितिन साई फोन, अच्छा भैया इधर आके बोल दे, मैं हटा देता हूं। खुद को ही नहीं पता, नहीं होता है वो आईफोन वालों का, क्या बहुत अलग ही पासवर्ड होता है। कोई इधर आके दिखा देना, 2 मिनट आ जाना, भाई फोन दे दे। तू क्यों देख रही है? हाँ नहीं, मैंने उससे पूछ के देखा है उसका डिवाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनेबल टू ज्वाइन दिस नेटवर्क, ए भाई, ए नितिन, चलो छोड़ो। घर में अभी यार मेरा फोन है बहुत गर्म। तुम्हारे यहाँ क्या क्लास में एसी काम नहीं करते क्या? ये पापा की परी कौन है? पापा की परी ये तो चलो। अरे यार आज मुझे वाईफाई पासवर्ड चाहिए, मुझे अगला टॉपिक तो वीडियो दिखाना है उसका यार। कोई आके दे दो यार भाई, इधर आजा। कल नालायक को, वो अपने वाईफाई के पासवर्ड के नाम, ये वाईफाई नेम चेंज करो, अच्छे नेम रखना, गलत नेम दिखा तो उठा के फेंकूंगा बाहर। क्या लिखा है? कहां पे तेरा, ये तो बता कौन सा है। ये रहा, अच्छा रे, ये रहा। अरे बस बेटा, कितने अच्छा काम किया उसने। चलो आपको दिखाता हूं। डैनी, डैनी नहीं देखा ना आपने? आपको अच्छा लगेगा डैनी। अरे उसकी स्पेलिंग बहुत मुश्किल आती रे, डेन जोंग पा।
है ना, एवर हर्ड इज? ये अपना शॉर्टकट है, ये आएगा एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में डैनी आएगा, याद रखना, तुम्हारे अटेम्प्ट में डैनी। लेकिन इसकी स्पेलिंग ये नहीं है, इसकी स्पेलिंग क्या है? DANI, डैनी। D फॉर डिवाइस रिस्क, A फॉर एप्लीकेशन रिस्क, N फॉर नेटवर्क रिस्क, I फॉर इंप्लीमेंटेशन रिस्क, है ना? ठीक है ना? तो अब क्या देंगे? तो डी से क्या आएगा यहाँ पर? डिवाइस रिस्क। ए से एप्लीकेशन। खत्म कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज ओवर। नया टॉपिक चालू करेंगे, लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले पूरा रिवाइज करते। बायोड, एवरीवन, बायोड एक पॉलिसी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए एम्प्लॉय अपने डिवाइसेस यूज कर सकते। इसमें दो क्वेश्चन है, बेनिफिट और रिस्क। बेनिफिट, बेनिफिट, हैप्पी एम्प्लॉय, इंक्रीज इन एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू IT टेक्नोलॉजी, लोअर IT बजट, इट रिड्यूस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। Once more, Danny. D for device risk, A for application risk, N for I for implementation। ठीक है, खत्म हो गया। आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार, आज तो मैं सोचा दो पढ़ाऊंगा, एक ही पढ़ा है, स्लो थी स्पीड मेरी। चलाओ नेक्स्ट आओ, IoT। IoT इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक वीडियो देखेंगे और फिर घर जाएंगे, है ना? है ना? बस यही काम करना है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अच्छा जब याद है जब इंसान बंदर था, नहीं कुछ इंसान तो आज भी है जो ओ करते हैं, है ना? सो मैं यही बस यही बच्चों वाली बात बोल दी, है ना? सुना? तो IoT देखो, कॉन्सेप्ट समझने की बात करें, इंसान है ना, मतलब आपने कभी ऐसा फील किया है कि अपने अंदर जो भरा, अरे प्लीज ओ आवाज नहीं, आवाज नहीं। जैसे क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना, कुछ छुपी हुई होती है बातें, आप किसी से बोलना चाहते हैं लेकिन आप बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो मतलब कितना अजीब लगता है ना, ऐसा भरा भरा सा फीलिंग, सैड फीलिंग आती है। लेकिन जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, है ना, आपके अंदर जो है किसी से बोल देते हो, तो कितना अच्छा हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग। कम्युनिकेशन करने से बहुत रिलीफ मिलता है। समझो आज तो कौन कम्युनिकेट कर रहा है मालूम है? आज इंसान इंसान आपस में क्या कर सकते हैं दोस्तों? कम्युनिकेट। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, छोड़ रहा हूं प्लीज, है ना? आज इंसान आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं और आप बात कर सकते हैं, आप पापा मम्मी से बात कर सकते हैं, बाबू सोना जिससे आपको बात करना है, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा होता है। मैं अपने मोबाइल से बात कर सकता हूं, हाँ हाँ बिल्कुल, वो कैसे करूं, लेकिन वो सीरी अभी सुनेगी नहीं, वो इंटरनेट नहीं है, तो सीरी, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, सीरी बता मैं क्या करूं, सीरी बता टाइम क्या हो रहा है, सीरी बता वेदर कैसा है, सीरी बता मैं क्या खाऊं आज, तो मैं पूछता रहता हूं उससे, तो मुझे बताती रहती है। तो मैं किससे कम्युनिकेट कर रहा हूं? मेरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों सुनो, एक ऐसी दुनिया देखो जहां पर दो डिवाइस आपस में बात करेंगे। सुनो आज क्या होता है, जैसे जैसे मैं सुबह सुबह सो के उठता हूं, तो मुझे ना क्या करना पड़ता है, वो अगर नहाना है तो फिर वो हीटर ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद AC बंद करना पड़ता है, ऐसे लाइट क्या, मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा हूं। इंसान तो इंसान से कम्युनिकेट करता है, लेकिन आज इंसान किससे कम्युनिकेट कर रहा है? डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्यों ना ऐसा हो कि जैसे ही आप सो के उठो, अलार्म तो लगाते होंगे, तो जैसे ही आपका अलार्म बजे ऑटोमेटिक आपका फोन कम्युनिकेट करे हीटर से कि भैया तू चालू हो जाना और पानी गर्म हो जाए। अगर आप सुबह सुबह कॉफी पीते हैं, आपको कॉफी पीना पसंद है, तो ऑटोमेटिक कॉफी मेकर को नोटिफिकेशन चले जाए। मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, कौन कम्युनिकेट कर रहा है? मोबाइल किससे कम्युनिकेट कर रहा है? कॉफी मेकर से, कि भैया क्या हो जाए? कॉफी बन जाए। फिर मोबाइल कम्युनिकेट कर दे पर्दों से कि पर्दे उठ जाए। जैसे ही सुबह सुबह होगी तो एकदम फ्रेश एयर, सनलाइट एकदम आपके पास आने, अच्छा लगता है ना, तो ऐसे पर्दे उठने लग जाए। जैसे ही आप रूम से बाहर जाओ तो है ना, डोर कम्युनिकेट करते सारी लाइट्स को कि लाइट्स अगर ऑन है तो क्या हो जाए? बंद हो। सी यहां पे कम्युनिकेशन किसका हो रहा है? डिवाइस। जब डिवाइस और डिवाइस आपस में बात करने लग जाए तो उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप समझो, हम लोग आपस में बात करते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जब डिवाइसेस आपस में बात करेंगे तो प्रॉब्लम कितनी कम हो जाएगी। आपका सारा काम क्या हो, आप बहुत सारी चीजें भूल भी जाते होंगे, लेकिन डिवाइस कभी नहीं भूलेगा। जैसे फ्रिज में अगर किसी को एप्पल खाने की इच्छा है
तो भैया फ्रिज को क्या होगा, पता होगा कि यार बास्केट में एप्पल नहीं है, तो ऑटोमेटिक पास वाली स्टोर अगर होगी तो उनको एक पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और हो सकता है कि वो बंदा आपके घर पे एप्पल ड्रॉप करके चला जाए। और पैसे वैसे सब ऑटोमेटिक कहाँ से कट जाएंगे, आपके गूगल पे, पेटीएम, आपने अगर सेटिंग वगैरह कर रखी होगी तो वहां से हो जाएगा। अगर लाइक बहुत बार मैं लेट होता हूँ, उसका रीजन ये होता है कि यार मैं हमेशा आते कि वो पेट्रोल सबसे लास्ट में डलवा, बहुत आलस आता है पेट्रोल पंप पे खड़े हुए, तो एकदम जब तक लास्ट का नहीं होता ना, खत्म होने वाला, रिजर्व भी लग जाता है, रिजर्व भी खत्म होने वाला, तब तब अब क्या होता है, याद नहीं रहता है। जैसे क्लास के लिए मैं, अब जैसे 3:30 बजे क्लास है, तो मैं मेरे 3:30 बजे ही निकलने की कोशिश करता हूँ घर से। अभी मैं नया नया है तो थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ। अब क्या है कि एकदम से क्या होगा, अभी और पेट्रोल नहीं है, पता चला पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े आधी घंटा क्या हो गया, लेट हो गया। फिर आप लोग बोलेंगे कैसा नालायक व्यक्ति है ये वो, है ना, पैसे ले लिए और सब करे। तो अब सुनो, ऐसा अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो कार खुद ही कम्युनिकेट कर देना, मुझको मैसेज भेज दे कि भैया मेरे में पेट्रोल नहीं, तो जल्दी निकलना। इट इज पॉसिबल। जब डिवाइस आपस में क्या करेंगे, कार अपने आप नोटिफिकेशन सेंड करेगी। अब मुझे बताओ ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? हर एक चीज में सेंसर्स लगा दो और उनमें इंटरनेट प्रोवाइड कर दो। तो जब इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई बात समझ में? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहां पर कम्युनिकेशन होगा। जनरली क्या होता था, इंसान, इसको बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, है ना, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर। फिर एसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस। क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस। सो आप सोचिए, इंसान कंप्यूटिंग डिवाइस से कम्युनिकेट करता था, मैकेनिकल से करता था, लेकिन कभी मैकेनिकल डिवाइस कंप्यूटिंग से करे, कंप्यूटिंग डिवाइस मैकेनिकल से कम्युनिकेट करे, मैकेनिकल डिवाइस इंसान से क्या करने लग जाए, कम्युनिकेट करने लग जाए, तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो सकती है। एंड इसी का कॉन्सेप्ट है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। कुछ नहीं है यहां पर, क्या होगा, कम्युनिकेट। इस पर्दों में भी क्या दे दो, सेंसर्स दे दो, डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी। जैसे ही दोस्तों नाटा सर की पहले क्लास होती है सुबह सुबह, जैसे ही नाटा सर गेट खोले, अपने आप पंखे चालू, अपने आप लाइट चालू, अपने आप क्या होगा, ये सिस्टम चालू, अपने आप कैमरा चालू, अपने आप पर्दे खुलना है तो खुल जाएंगे, बंद होना है तो बंद हो जाएंगे, एसी चालू होना है तो चालू हो जाएगा, बंद होना है तो बंद, प्रोजेक्टर अपने आप चालू। क्यों? हर चीज में सेंसर, डेटा शेयरिंग के। जैसे ही नाटा सर ने प्रवेश किया, गेट ने कम्युनिकेट कर दिया, आ गए सर, और सारे के सारे डिवाइसेस ऑन। वाह, कितना आसान। कहां गोलू का वेट करेंगे, गोलू आएगा, क्या करेगा, ये वो लिंक भेजेगा, अरे सब आउट हो जाए, सब आराम से हो सकता। ये टेक्नोलॉजी है, ये अभी एडवांस फेज में आई नहीं है, आने वाली है। ठीक है, आने वाली है। चलिए एक वीडियो देखते हैं, है ना, एंड देन क्लास को एंड करते हैं। सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का वीडियो है। भैया बहुत स्लो नेट है। बहुत स्लो नेट है। अगर आईओटी एकदम एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो आपको आपकी दुनिया कैसे दिख सकती है, इसकी एक झलक आप लोगों के सामने। बेटा वीडियो देख, क्या कर रहे हैं, लाइट बंद करा दूं? बेटा मेरे को डर लगता है लाइट बंद के बाद। क्या बच्चे बहुत खतरनाक है? I can eat biryani as long as I want, as often as I want, and it's still not going to have an impact on my weight. भाई कितना नेट देखता है रे भाई तू? चलिए ना, स्पीड ही नहीं है। अरे यार, हायर करने के लिए कितनी
जैसे ही रूम से बाहर गई लाइट क्या हो गई, ऑफ, क्योंकि डोर ने किससे कम्युनिकेट करा, लाइट से कम्युनिकेट करा। रेफ्रिजरेटर को सब पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज है ना, कि क्या क्या चीज है। आप उसको बोल के रखे कि भैया हम मंडे ये खाते हैं, फ्राइडे ये खाते हैं, ट्यूसडे ये खाते हैं, तो वो चेक कर लेगा कि जो जो चीजें आप खाते हैं वो उस टाइम पे है या नहीं। अब वो उठ नहीं रहा था, बहन ने मारा तो भी नहीं उठा, तो मम्मी क्या करेगी मालूम है, अपने फोन से स्पीकर को कम्युनिकेट करेगी, ए स्पीकर की वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हो सकता है कि उसकी नींद खुल जाए। नाउ कार इज कम्युनिकेटिंग, मैसेज आ गया मोबाइल फोन पे, अपने आप हुआ। अब देखिए जैसे ही कार ऑन हुई, गराज के उस टॉक्सिक एयर को रिमूव करने वाले चीज पे डोर खुला छूट गया, तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया कि भैया बंद करके जा रहे हैं। गेट खुला, अब चमत्कार देखिए। सब चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो उनको पता चलेगा कि तुम कहां हो, है ना। कार में भी इंटरनेट, इसका नेट मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT. सब डिवाइसेस, हर चीज में जो भी चीज हो किसी को मत छोड़ो, सब में सेंसर्स एंड इंटरनेट डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी, सारे इवन फुटबॉल तक में भी डेटा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है. कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने टाइम क्या किया, ये सारी चीज होती है IoT में. कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.